अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2022 के आखिरी दिनों में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने मॉस्को जाने का फैसला किया तो ये तय पाया कि कुछ सहाफ़ी भी वजीर आजम के साथ जाएंगे और इन सहाफ़ियों में मेरे इदारे की तरफ से मेरा नाम भी था। सहाफ़ियों के लिए हुकूमती सतह पर बस इतना ताउन मैसर था कि उनके वीज़े लगवा दिए जाएंगे, मगर मॉस्को में उनकी रिहाइश और खाना पीना अपना होगा। पाकिस्तानी रवायात में ये बात कुछ अजीब सी थी कि चंद सहाफ़ियों के अखराजात बर्दाश्त करने से हुकूमत गुरेज़ां थी। मैंने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल से कुछ गुस्से में एहतजाज भी किया कि यह क्या तरीका है। डॉक्टर साहब ने मेरी बात बड़े हौसले से सुनी और वज़ीर आज़म तक पहुंचाने का कहा और यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि मैं आपको अभी बताता हूँ। उसी दिन शाम को मुझे शहबाज गिल का फ़ोन आया। उनका कहना था, यार ये नहीं हो सकता, बॉस यानी वज़ीर आज़म नहीं मान रहे। मैंने गुस्से में कहा, आप भी फारिग हैं और आपका बॉस भी, जो चंद हज़ार डॉलर बचाकर पाकिस्तान को तरक्की की शाह पर गामजन करना चाहते हैं। मुझे सफ़र के दौरान अखराजात का मसला नहीं था क्योंकि मेरा इदारा ये सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ तकलीफ ज़रूर हो रही थी। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रिवायत थी। पाकिस्तानी रिवायत में आप किसी को हम सफ़र बनाएं तो इसका सीधा सा मतलब है कि खर्च आप उठाएंगे। फिर दूसरी उलझन बड़ी ज़ाती सी थी कि मुझे वापस आकर अपने इदारे को $1 का हिसाब देना था, जो मुझे निहायत नागवार गुजरता है। भारत इस नागवारी के साथ मैं सुबह सवेरे लाहौर से चला और बरास्ता इस्तांबुल रात को मॉस्को पहुंच गया। अगले दिन जब मॉस्को में आंख खुली तो पहली खबर रूस के यूक्रेन पर हमले की थी। वजीर आजम मॉस्को पहुंच चुके थे। ऐसे में इस हमले ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। वजीर आजम ने अपने वज़रा से मशवरा शुरू कर दिया कि दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापसी की राह ली जाए या प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। आखिरकार वजीर आजम ने फैसला कर लिया कि दौरा जारी रहेगा। हम लोग जो उस वक्त मॉस्को में थे सोच रहे थे कि यह दौरा पाकिस्तान के अंदर कई तरह की पेचीदगियां पैदा कर देगा। भारत, ये वजीर आजम की मर्जी थी। ये फैसला हो गया तो हम में से कुछ दोस्त रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के एडिटर से मिलने चले गए। उस एजेंसी का सरबराह सहाफ़ी होता है मगर हुकूमती पॉलिसी की तर्जुमानी करता है, इसलिए उसे वजीर मुमलकत नुमा ओहदा दिया जाता है। वो हमें जिस गर्मजोशी से मिला वो मेरे लिए कुछ हैरत अंगेज थी, क्योंकि हमने रूस को हमेशा अफगानिस्तान की जंग के तनाजुर में देखा था। गुफ्तगू शुरू हुई तो वो पाकिस्तान और इमरान खान की इतनी तारीफें करने लगा कि हमें मुबालगा आराई का एहसास हुआ। शायद उसे भी यही एहसास हुआ तो उसने वजाहत देते हुए कहा, आज के दिन अगर पाकिस्तान ये दौरा मनसूख भी कर देता तो कुछ ना होता, मगर ये दौरा जारी रखने के लिए जिस दलेरी की जरूरत थी वो आपके वजीर आजम ने दिखा दी। इस दौरे के लिए रूस हमेशा पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचेगा। हम जो तारीख में पढ़ते थे कि 1960 की दिहाई में मॉस्को ने पेशावर पर सुर्ख निशान लगा दिया था, हम जो दावा करते हैं कि हमने सोवियत यूनियन तोड़ डाला, वो सब कुछ हमारे सामने बदल रहा था। पाकिस्तान में उन दिनों वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो चुका था और साफ दिखाई दे रहा था कि इमरान खान एक कमजोर वजीर आजम के तौर पर सदर पुतिन के साथ बात करेंगे। हैरत अंगेज तौर पर इमरान खान को रूस में ताकतवर समझा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी मुश्किलात के बावजूद जो फैसला किया था वो गैर मामूली था। खैर, जब इमरान खान रेड स्क्वायर में गुमनाम फौजी की यादगार से निकलकर साथ ही क्रेमलिन महल में जा रहे थे तो सख्त सर्दी थी। मैंने वहीं खड़े होकर इंतजार करना शुरू कर दिया कि प्रोग्राम के मुताबिक वजीर आजम सदर पुतिन से मिलने के बाद अपने होटल जाएंगे तो वहां उनसे उस दौरे के नताइज पर बात होगी। लेकिन ये मुलाकात तवील होती चली गई। इतनी तवील हुई कि मॉस्को की मस्जिद के दौरे का वक्त आ गया। गोया वजीर आजम से बात करने का मौका ही ना रहा। उसके बाद तेजी से उनका प्रोग्राम निपटाया गया और अगली सुबह उन्हें वापस जाना था। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि पाकिस्तानी वफ्द के चेहरे खिले हुए थे। सदर पुतिन ने रूस की तरफ से पाकिस्तान को बहुत कुछ देने की हामी भर ली थी, बिलखुसूस पेट्रोल, जो पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला बनकर सामने आ रहा था। उन दिनों आलमी मंडी में तेल की कीमत $110 फी बैरल के करीब थी और वजीर बराए पेट्रोलियम उस वक्त के हमाद अजहर ने मुझे बताया था कि रूस $30 कम पर हमें पेट्रोल फराहम करने के लिए तैयार है, और फिर हंसते हुए कहा, हबीब भाई हम $35 तक तो उन्हें ले ही आएंगे। इस पेशकश का मतलब था कि पाकिस्तान के 1/3 मुआशी मुश्किलात भी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में उसूली तौर पर पाकिस्तानी पॉलिसी की हमायत का इंदिया भी दिया गया था। इस दौरे ने पाकिस्तान को शायद पहला मुल्क बना दिया था जो अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर से निकलने के लिए कसमसा रहा था। उन दिनों दुनिया के तमाम बड़े सफारतकार और आलमी सियासत को कवर करने वाले सहाफी पाकिस्तान की इस कोशिश को हैरत और गुस्से से देख रहे थे। हैरत कम और गुस्सा ज्यादा। हम जैसे तालिब इल्मों को भी नजर आ रहा था कि खारजा पॉलिसी में तब्दीली का इतना वाज़े इक़दाम कुछ न कुछ मुसीबतें लेकर आएगा। वही हुआ। इस दौरे के ठीक 13वें दिन वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई और 45वें दिन इमरान खान अपनी डायरी लेकर घर चले गए।
जब PDM के ग्रोह सियासतकारा ने इख्तिदार संभाला तो उनके आला ख्यालात कुछ इस किस्म के थे कि फ़कीरों को इंतखाब का हक नहीं मिलता, इमरान खान ने खारजा पॉलिसी तबाह कर दी, वगैरह वगैरह। उन बेचारों को ये पता ही नहीं चला कि दुनिया बदल चुकी है। उनके नज़दीक अमेरिका और चीन के साथ बैक वक्त फिदवियाना वाबस्तगी ही मुतवाज़न खारजा पॉलिसी थी। अफगानिस्तान के बारे में अमरीकी नुक्ता नज़र के अलावा सोचना, चीन को हमारी तरजीहात के बारे में बताना या रूस के साथ पूरे एतमाद होकर मुज़ाकरात करना तो पाकिस्तान में अरसा हुआ ख्वाबो ख्याल हो चुका था। रूस के इस दौरे ने पाकिस्तान को रवायती अंदाज से हटकर सोचने की जुर्रत दी तो बात आगे बढ़ी। अब कई मरहलों से होकर नौबत यहां तक पहुंची है कि रूस का खाम तेल लेकर एक बहरी जहाज कराची की बंदरगाह तक पहुंचा। रूसी तेल की पाकिस्तान आमद एक वाक़या है या पाकिस्तान की खारजा उमूर में नई पॉलिसी का आगाज, इसका फैसला अभी होना है। कोई बात यकीनी इसलिए नहीं है कि मौजूदा हुकूमत खा कुछ भी कहती रहे, असल में इसने रूस के साथ तेल और गैस के मामलात तहरीक इंसाफ के दबाव में आकर आगे बढ़ाए हैं। तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च 2022 को तहरीरी तौर पर रूस से तेल खरीदने की जो बातचीत शुरू की थी, हालात के जबर ने उसे मौजूदा हुकूमत की भी जरूरत बना दिया। लतीफ़ा यह है कि यह सब कुछ भुलाकर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरमाते हैं, रूस से तेल मंगवाने का वादा उन्होंने किया था। आसमानी सियासत इतनी जल्दी रंग बदलता है, ये कम ही देखा था। रूस से तेल की खरीदारी जहां पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कुछ बेहतरी की अलामत है, वहां यह ध्यान भी रखना चाहिए कि रूसी तेल की खरीदारी में करप्शन ना होने पाए। ये किसी पर इल्जाम नहीं बल्कि एहतियात का तकाजा है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में तेल की सनत करप्शन में लिथड़ी रहती है और इसमें भी रूसी तेल का कारोबार करप्शन की तारीख तरीन दुनिया है। जमाना जानता है कि रूसी तेल के बेचने वाले हों या खरीदार, सौदे के आखिर में कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। पाकिस्तान में इल्ला माशाअल्लाह हालात जो कुछ भी हैं सबको मालूम है, कहीं ऐसा ना हो कि सस्ते तेल के शौक में खुद पर कोई नया बोझ डाल लें। बेहतर यही होगा कि इस तेल की खरीदारी के हवाले से तमाम मामलात शफाफ अंदाज में तय किए जाएं। ये तेल कैसे खरीदा जा रहा है, कौन इसको पाकिस्तान ला रहा है और किसके हवाले कर रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तानियों के साथ साथ दुनिया को भी पता हो। तेल की सियासत क्या कुछ कर सकती है, इस बारे में सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि इस सियासत की हर करवट पाकिस्तान में हुकूमतें बदल डालती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।